क्या आप जानते हैं निफ्टी ने पिछले एक महीने में 2.42% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निफ्टी का जो डायरेक्ट रिटर्न है वो ये डिटरमाइन नहीं करता है कि डिफरेंट स्टॉक्स की या डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी। फॉर एग्जांपल निफ्टी ने 2.42% का रिटर्न दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सेक्टर्स ने इक्वली गुड परफॉर्म किया है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो सेक्टर ने 2.78% का नेगेटिव रिटर्न दिया है अगस्त 2022 में, और वही निफ्टी फार्मा ने 0.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने निफ्टी की ही तरह पॉजिटिवली परफॉर्म किया है, जैसे कि अगर हम निफ्टी एफएमसीजी की बात करें और निफ्टी ऑटो की बात करें तो दोनों ही सेक्टर्स ने अगस्त सीरीज में 2 से 3% तक का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जिस सेक्टर ने निफ्टी को और अदर सेक्टोरल इंडाइसेस को कंप्लीटली आउट परफॉर्म किया है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो अगस्त 2022 में बैंक निफ्टी ने 4.31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं बैंक निफ्टी में जिन्होंने इंडेक्स को भी, बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 बैंकिंग स्टॉक्स की जिन्होंने अगस्त सीरीज में और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक के चार्ट्स को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि स्टॉक की टेक्निकल पिक्चर कैसी लग रही है। स्टॉक में ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मोमेंटम था, इंडेक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम था, तो क्या ये मोमेंटम सितंबर में भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हम चार्ट्स को देख के ये एनालाइज करेंगे कि स्टॉक अभी किस पोजीशन में है, कौन से लेवल स्टॉक के इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 4 ऐसे स्टॉक्स पता चलने वाले हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग में आपको काफी मदद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक के अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो स्टॉक ने पिछले एक महीने में 8% का रिटर्न दिया है, और लास्ट सेशन में स्टॉक ने 3.67% का रिटर्न दिया है। चलिए देख लेते हैं चार्ट्स में कि इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बाद क्या अब भी स्टॉक में मोमेंटम बाकी है, या यहाँ पे हम स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें ये बताता है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, यानी कि मंथली चार्ट्स में, वीकली चार्ट्स में और डेली चार्ट्स में स्टॉक कैसा सिग्नल दे रहा है। तो अगर तीनों ही टाइम फ्रेम में हमें सेम सिग्नल मिलते हैं, इसका मतलब जो स्टॉक का जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका मंथली चार्ट, जिसे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, ये डेली चार्ट था। अब देखिए ये मंथली चार्ट्स में हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये मंथली कैंडल्स बनी है अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 22 तक, ये एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, जिसमें नीचे की साइड का जो ये लेवल है ये आप देख पा रहे हैं 700 कुछ का, एक 700 अप्रोक्सीमेटली इसका बेस लेवल है, और ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस था वो 810 के लेवल पे था। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ये हमारी कब टूटी है, ये हमारी अगस्त सीरीज में टूटी है। तो जब भी स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता है मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, तो जनरली इट इज अ गुड साइन। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ब्रेकआउट आया है तो वहां पे स्टॉक में डिमांड बढ़ी है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें कैसे सिग्नल मिल रहे हैं। क्या जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें सिग्नल मिल रहे हैं वो इन अलाइनमेंट विद द मंथली टाइम फ्रेम है या नहीं है। तो ये वीकली चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, और ये देखिए ये जो इसका रेजिस्टेंस है हम देख पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न बना है। ऊपर की साइड ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं 820 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, और नीचे की साइड जो सपोर्ट है वो 673 का था। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये कौन से वीक में टूटा है, ये 1 अगस्त, सेम डेट जो हमने ब्रेकआउट का मंथली चार्ट्स में ऑब्जर्व किया था वही हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है 1 अगस्त को। ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये 1 अगस्त की वाले वीक की कैंडल है। यहाँ पे हमें एक क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है 820 से ऊपर के लेवल का, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। ब्रेकआउट्स पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने बात की थी कि किस तरीके से आप रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ब्रो के ट्रेडिंग चैनल में वो वीडियो है, आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी हम आज बात कर रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है या मंथली टाइम में फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि ब्रेकआउट एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से आप रियल ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर से आईसीआईसीआई
आईसीआईसीआई बैंक की, तो मंथली और वीकली चार्ट्स दोनों में ही हमने देखा कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है अबव 220 820 लेवल्स। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग करनी है एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर, वो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो तो डेली टाइम फ्रेम में ही होगा ना। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि जब भी आप एनालिसिस करें आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करें, और तब आप अपनी जो अप्रोच है उसको जूम इन करते जाइए। पहले आपको जूम आउट करना है, आपको मंथली टाइम फ्रेम देखना है, वीकली टाइम फ्रेम देखना है, एंड देन यू हैव टू कम टू द डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी एग्जैक्टली हमें वही चीज दिखाई दे रही है। स्टॉक कंसोलिडेशन में था पिछले दिसंबर से अभी तक का, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा और जूम आउट करके हम देख लेते हैं। देखिए स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन रेंज में था, और इसका जो ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगभग एट द सेम लेवल 820-25 की रेंज में, और ये हमारा ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है? अगेन इस चीज के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने शेयर की थी कि आप कैसे पहचान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मेरा जो ब्रेकआउट का वीडियो है वो आप जरूर समझ लेना, एक बार देख लेना, सो दैट आपको ये जो हम बातें कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 830 के ऊपर के लेवल में, स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं गया है, अभी ये फिर से साइडवेज यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है, विच इज अ गुड साइन। जब भी हमारा ब्रेकआउट होता है और उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डिमांड और बिल्टअप हो रही है। ठीक है, तो यहां से स्टॉक अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ब्रेकआउट देता है, फिर वहां से रिट्रेस कर जाता है, पिछला जो रेजिस्टेंस टूटा था उससे भी नीचे चला जाता है। बट इन दिस केस ऐसा नहीं हो रहा है, और ये जो ब्रेकआउट आया आईसीआईसीआई बैंक में, ये उसके लाइफ टाइम हाई पे आया है। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर दूं तो आप देख पा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक अपने लाइफ टाइम हाईस पे खड़ा है। इट इज नॉट अ वीकली हाई और अ डेली हाई, ये यहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। तो जब भी स्टॉक्स 52 वीक पे हाई पे होते हैं तो ऑलरेडी हम उन्हें एक बुलिश कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी और सपोर्ट करता है, अंडरलाइंग इंडाइसेस सपोर्ट करते हैं, मेजर इंडाइसेस, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे काफी बुलिश लग रहा है। लेकिन एज अ ट्रेडर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल्स के ऊपर बाय कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुलिश पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बुलिश सिग्नल हमें दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आप एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं, टाइमिंग आपकी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमने बाय करनी है। जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस है आईसीआईसीआई बैंक का वो है 891। तो 891 से 895 की एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे हम सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सप्लाई ओवर पावर कर ली स्टॉक ने तो इसमें और भी हमें हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आपने बाइंग करनी है, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक में एक बुलिश पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बुलिश सिग्नल्स आ रहे हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, और अगर आ रहे हैं तो वो कौन सा एग्जैक्ट लेवल होगा जहां से ऊपर आप बाइंग करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की पिछले एक मंथ की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक ने 2.59% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। अगर हम इसे कंपेयर करें निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस के साथ या आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस के साथ तो ये उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जहां बैंक की परफॉर्मेंस, एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी कम है आईसीआईसीआई बैंक से, वहीं इस चीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि स्टॉक जो है आने वाली सीरीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में अभी मोमेंटम शुरू हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट्स में एचडीएफसी बैंक किस तरीके से पोजीशन है और ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स को वॉच आउट करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जब भी मैं आपके साथ स्टॉक्स की एनालिसिस शेयर करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिफरेंट सेटअप्स आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, सो दैट आपको एज अ ट्रेडर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो डिफरेंट सेटअप्स को यूज करके अपनी स्टडी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे यूज करना है। अब एचडीएफसी बैंक की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज कर रही हूँ विच इज आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और बात करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स को पहचानते हैं कैंडल स्टिक्स में। तो ये वाला सेटअप मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये सिर्फ इसका इंटेंशन ये है, मैं एक ही तरीके का सेटअप भी आपको बता सकती
सकती हूँ हर स्टॉक में कि आपने RSI यूज करना है, रेजिस्टेंस यूज करना है, लेकिन वो चीजें सुन के आपकी नॉलेज उस तरीके से नहीं बढ़ेगी अगर आप एक डिफरेंट सेटअप्स को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं HDFC बैंक में एक मेजर रेजिस्टेंस है 1665 के लेवल पे। ये मेजर रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए ये 2 से 3 बार हमारा टेस्ट हो चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो सेम इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस आया था, स्टॉक यहाँ से नीचे गया, अगेन यहाँ पे स्टॉक जब यहाँ वाला अपस्विंग दिखाया तो अगेन इसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमने देखने को मिली थी। ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो लेटेस्ट बना है ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं ना, देखिए एक टाइप का यूफोरिया हमें देखने को मिला था। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ स्टॉक 2 ही दिन में कम से कम 25-30% बढ़ गया था। और ये जो 2 लंबी कैंडल्स देख रहे हैं ना विद अ ह्यूज गैप अप, इसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टॉक में आई थी। यहाँ से 30% बढ़ने के बाद अब देख पा रहे हैं लॉन्ग रेड कैंडल्स बनी थी। तो इस टाइप का जब भी सिनेरियो होता है जहां पे यूफोरिया आता है विच इज फॉलोड बाय पेसिमिज्म और प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, तो ये एक मेजर हर्डल की तरह काम करता है नेक्स्ट टाइम द स्टॉक रीचेस दैट लेवल। ओके, सो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 1665 का, जिससे स्टॉक को क्रॉस करने में काफी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हमने देखा जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक ने नीचे की तरफ एक बेस बनाया विद असेंडिंग लाइन। तो ये देखिए स्टॉक का जो सेंटीमेंट है यहाँ पे बियरिश हुआ, एक्सट्रीमली बियरिश हुआ, उसके बाद यहाँ थोड़ी एक्यूमुलेशन हुई है स्टॉक में और अब स्टॉक धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम में जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो रहा है, ये और कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? कैंडल्स में तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है कि हमारी कैंडल्स जो है देखिए एक स्विंग, इसने एक लो यहाँ पे बनाया, नेक्स्ट लो यहाँ पे बनाया, नीचे भी बन सकता था बट एट द सेम लेवल बनाया। ये कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न हमें यहाँ बनते हुए दिख रहा है। देखिए ऊपर से ये नीचे आया वन स्विंग, देन ये ऊपर गया, ये डब्ल्यू का बेस बीच का ट्रफ बनाया, अगेन दूसरा बेस बनाया और यहाँ पे जाके ये टूटा है रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस इसका 1430 के लेवल पे बना था। तो ये और कहाँ पे हमें पता चल रहा है? देखिए मैंने यूज किया है यहाँ पे RSI में अगर आप देखेंगे ना तो ये दोनों लेवल 1408 का यहाँ पे 2 स्विंग बने, अपस्विंग बने जो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। लेकिन जब आप RSI में देखेंगे तो ये जो हाई बना है RSI का कोरस्पॉन्डिंग हाई, ये इस लेवल पे बना है और जो दूसरा हाई बना है ये थोड़ा इससे ऊपर बना है। तो नॉर्मली क्या होता है जब स्टॉक में 2 हाई स्विंग बन रहे हैं तो दोनों एक ही लेवल पे बन रहे हैं, तो RSI में भी वैसे ही बनने चाहिए। लेकिन जब RSI में जो दूसरा अपस्विंग बना है वो थोड़ा ऊपर बनता है पहले अपस्विंग से, तो इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। तो RSI में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो हमको यहीं पे पता चल गया था कि स्टॉक में अभी अच्छा मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि स्टॉक ने एक तो अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है इस लेवल पे और दूसरा RSI में हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। जब भी बुलिश डाइवर्जेंस होता है इसका मतलब स्टॉक में अभी आगे और खरीदारी हो सकती है। ठीक है, अब हमने एज अ ट्रेडर ये सारी चीजों को देखते हुए बुलिश डाइवर्जेंस, असेंडिंग लाइन, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस का टूटना, ये सारे हमारे लिए बुलिश इंडिकेशन है। तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग हमें HDFC बैंक बुलिश लग रहा है। लेकिन एज अ ट्रेडर आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिमांड यहाँ से अभी और बढ़ेगी? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1515 पे इसका एक लेटेस्ट न्यू फाउंड रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक जाएगा तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक न्यू मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। थर्ड स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने पिछले लास्ट सेशन में 3% का अपमूव दिखाया है। तो चलिए देख लेते हैं चार्ट्स में ये जो डेली अपमूव आया है 3% का, क्या चार्ट्स में इसमें कोई ब्रेकआउट आया है या कोई वीकली लेवल यहाँ पे टूटा है और किस तरीके से आपको अभी अपने आप को पोजिशन करना चाहिए SBI में। ये है SBI का यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट और इसमें जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट द लेवल ऑफ 543। ये ब्लू लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें देखिए स्टॉक ने 3 बार इस हाई को टेस्ट किया है विच इज ऑल्सो इट्स लाइफ टाइम हाई, 1, 2 एंड 3 टाइम्स ये टेस्ट किया है। तो जब भी रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा बार टेस्ट हो जाता है, जैसे 2 बार टेस्ट हो जाता है तो इट इज वैलिड, एंड अगर 2 और मोर टाइम्स अगर वो टेस्ट हो जाता है तो ये अफर्म हो जाता है कि यहाँ पे स्टॉक बार बार हमें सप्लाई एक स्टॉक में बढ़ रही है। तो हमने एज अ ट्रेडर इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ से ऊपर जब स्टॉक जाएगा और क्लोजिंग देगा तो उससे ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी स्टॉक में। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टॉक की पिक्चर क्या लग रही है? देखिए ये जो लाइन
आप देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है 20 SMA की। जब भी स्टॉक के कैंडल्स या स्टॉक का प्राइस एक्शन 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, इसका मतलब है स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक है? क्योंकि 20 SMA का मतलब है कि हम पिछले 20 डेज की कैंडल के एवरेज प्राइस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी आपके करंट प्राइसेस एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन स्टॉक में मोमेंटम ज्यादा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट डे में, देखिए ये 3% से ऊपर का अपमूव स्टॉक ने दिया था और क्लियरली ये 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एज अ ट्रेडर अगर आप और इंडिकेटर्स लगाएं, लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इसका एक करेक्टिव फेज चल रहा है ना, ये देखिए एसबीआई में करेक्टिव फेज चल रहा है। करेक्टिव फेज क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ से 435 से लेके 535 लगभग 100 पॉइंट्स, यानी कि 20% का जो अपमूव आया था स्टॉक में, लगभग एक स्ट्रेट लाइन में आया है। ये वाला अपस्विंग काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो इसके बाद जब भी स्टॉक एक गुड परसेंटेज मूव दे देता है शॉर्ट टर्म में, जैसे 20% बढ़ गया या 25% बढ़ गया, उसके बाद जनरली हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है स्टॉक में, जो कि एक साइडवेज करेक्शन हो सकता है या फिर उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। लेकिन एसबीआई के केस में हम क्या देख रहे हैं? साइडवेज करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टॉक अभी एक करेक्टिव मूव में। ये जो स्टॉक की करेक्टिव मूव है, ये अभी भी 20 SMA के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक में करेक्शन तो आ रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम बरकरार है। अभी भी स्टॉक में बायर्स हैं, डिमांड अभी भी स्टॉक में है, विच इज अ बुलिश साइन फॉर द स्टॉक। चलिए देख लेते हैं ये जो करेक्टिव मूव हमारी आ रही है ना, इसमें एडीएक्स इंडिकेटर क्या बता रहा है। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि करंट अपस्विंग या कोई भी स्विंग या करेक्टिव मोड जो स्टॉक में चल रहा है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर ये राइजिंग होगा और ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इट मींस कि प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक में मोमेंटम भी है। लेकिन अभी आप क्या देख पा रहे हैं? ये एडीएक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इज इट अ बुलिश साइन? इज इट अ गुड साइन फॉर द स्टॉक? नो, इट इज नॉट अ गुड साइन। और उसी तरीके का बिहेवियर हम स्टॉक के प्राइस एक्शन में भी देख रहे हैं। देखिए जब अपस्विंग स्ट्रॉन्ग था तो एडीएक्स बढ़ता ही चला जा रहा था, राइट? तो एडीएक्स ने भी हमें इंडिकेट किया था कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। कैंडल्स भी ऊपर जा रही है और एडीएक्स भी बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो करेक्टिव मूव आ रहा है, ये एक ही जगह पे कंसोलिडेशन टाइप का हो रहा है हमारा। प्राइसेस ऊपर तो नहीं बढ़ रहे ना, ये 500 का लेवल है, ये 530, इसी 530 का लेवल है। तो इसी बीच में पिछले 2 हफ्ते से प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं और हमारा जो एडीएक्स है वो ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ कोई बहुत खास नहीं है। तो स्ट्रेंथ हमारा एडीएक्स कब बढ़ने लगेगा? हमारा एडीएक्स जनरली बढ़ता तब है जब एक नया रेजिस्टेंस टूटता है। तो वही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 543 का जो लेवल है एसबीआई में, वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक अभी बहुत अच्छा बढ़ गया है और ये रेजिस्टेंस आप एक नई डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो लेवल कौन सा होगा? वो होगा 543 का लेवल। तो इस लेवल को आप लोग आई कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली आप बाकी इंडिकेटर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे एडीएक्स, आरएसआई, और मिला के देख सकते हैं कि स्टॉक कैसा लग रहा है। बाकी सब इंडिकेटर्स हमारी स्टडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने स्टॉक में व्यू बना सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का एक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ है। तो एक बार चार्ट्स में देख लेते हैं कि किस तरीके से आईडीबीआई बैंक में सेंटिमेंट्स चेंज होते हुए हमें दिख रहे हैं चार्ट्स में। ये देख लेते हैं आईडीबीआई बैंक का डेली चार्ट। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है आईडीबीआई बैंक का डेली चार्ट और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से स्टॉक एक डाउन मूव में था, या रेड कैंडल्स देख पा रहे हैं, स्टॉक यहाँ से गिरता चला गया और यहाँ पे नीचे आके स्टॉक ने एक नया स्विंग लो बनाया है और यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर चलने लग गया। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बना है। देखिए एक शोल्डर उसका ये हो गया, ये इसका बेस है, और दूसरा शोल्डर ये हो गया। स्टॉक ने जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता है, इट इज अ बुलिश साइन। ये हमें बताता है कि नीचे के लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी हुई है, स्टॉक में कुछ लोगों ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने पोजिशंस बनाई हैं। अब देखिए क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को आपको कैसे ट्रेड करना होता है। ये जो इसकी लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ब्लू लाइन विच इज ज्वाइनिंग द बेस ऑफ द टू शोल्डर्स, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द पैटर्न। तो जब भी एक बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में कि हमने कब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी,
जब भी आपका रेजिस्टेंस टूटता है, तो रेजिस्टेंस एक सिंपल रेजिस्टेंस भी हो सकता है 2-3 पॉइंट्स को टेस्ट करने वाला, या फिर किसी पैटर्न का भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जब भी हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ते हैं तब उसमें भी हम रेजिस्टेंस लाइन की बात करते हैं, जो कि हमें बताता है कि इसके ऊपर डिमांड एक्सेलरेट हो सकती है। देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है आईडीबीआई के केस में। जब इस 1-2-3 ये बीच वाला हेड है, ये दोनों शोल्डर्स है, जब ये रेजिस्टेंस टूटा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का, तो एक लंबी सी लॉन्ग कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अलोंग विद दैट आप वॉल्यूम का बार देख सकते हैं, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब ये रेजिस्टेंस टूटा है, डिमांड बढ़ी है स्टॉक में। उसके बाद स्टॉक ने साइडवेज कंसोलिडेट किया है, और अगेन नीचे आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं, काफी अच्छा वॉल्यूम है जब ये स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा। तो वॉल्यूम और कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन का भी एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। जब भी आपकी कैंडलस्टिक ग्रीन बन रही है, लॉन्ग बन रही है, या उसमें अच्छी बाइंग आ रही है, साथ साथ आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लार्ज इन्वेस्टर्स स्टॉक में पोजीशंस बना रहे हैं। एक मैंने वॉल्यूम पे भी वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बात की थी कि आपको प्राइस और वॉल्यूम को किस तरीके से मिला के देखना है, और अपनी स्टॉक में ये समझ सकते हैं आप कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा, या यहाँ से स्टॉक में आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ग्रो के ट्रेडिंग चैनल में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको शायद और कोई सेटअप यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। ये अपने आप में एक सेटअप है, प्राइस प्लस वॉल्यूम अपने आप में एक टेक्निकल सेटअप है। तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि एवरी टाइम द स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट, वेदर फ्रॉम द पैटर्न और फ्रॉम द करेक्टिव मूव, इट इज गेटिंग अप विद एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब ये बार बार जब भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। नाउ अगर हम आरएसआई यहाँ पे मैंने यूज किया एज एन इंडिकेटर, देखिए प्राइसेस अभी 20 SMA के ऊपर है, अगेन अ पॉजिटिव साइन। पैटर्न हमारा कौन सा बना? बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दो कंफर्मेशन हमारी यहाँ पे हो गई। अब तीसरी कंफर्मेशन कहां से लेंगे आप? आरएसआई से लेंगे। अब आरएसआई में देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, स्टॉक जो है ऑलरेडी 70 के, आरएसआई जो है स्टॉक का वो 70 के ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक जब भी ओवरबॉट होता है, इट इज नॉट नेसेसरली अ साइन ऑफ वीकनेस। मैंने ये बात कई बार आप लोगों से डिस्कस की है, जब स्टॉक का आरएसआई 70 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो समटाइम्स इट शोज कि स्टॉक में स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो अगर बाकी सारी सिग्नल्स आपके पॉजिटिव हैं तो इसके बेसिस पे आप सिर्फ सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि आरएसआई काफी टाइम तक ओवरबॉट जोन में यानी कि 70 से ऊपर रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब हमें लगता है कि कोई स्टॉक बहुत बुलिश है या सारे सिग्नल्स हमें बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तब भी एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से लेवल्स पे बाय कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक में 2-3 दिन का, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा अप मूव आया, स्टॉक 10-15% ऊपर चले गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 38 से लगभग 46 के लेवल में एक स्ट्रेट लाइन में 3 दिन में स्टॉक चला गया। अब 10% का अगर स्टॉक में मूव आया, 10-15% का, तो क्या उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो हमको इस टाइम पे उस स्टॉक में नहीं फंसना है, क्योंकि हो सकता है ये जो करेक्टिव मूव है ये सिर्फ 1-2 दिन का ना रहे, ये आगे 1 हफ्ते या 10 दिन तक रहे, तो आपका जो कैपिटल है वहां पे स्टक हो सकता है। ठीक है, तो हमने सही टाइम पे सही स्टॉक पे एंट्री कैसे लेनी है? आपने रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आईडीबीआई के केस में आपका लेटेस्ट रेजिस्टेंस का बन रहा है, ये जो कैंडलस्टिक है ना, इसका हाई देखिए 46 से 47 का एक रेजिस्टेंस स्टॉक में है। तो ऑल्दो द स्टॉक इज गुड, इट इज लुकिंग बुलिश, आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लेकिन डिमांड कहां पे इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस है? अबव 46। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, लेटेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में अपनी एनालिसिस को कर सकते हैं। ये चारों बैंक्स जो मैंने आपको डिस्कस करके यहाँ बताए हैं, इसमें सिर्फ आपने ये समझना है इस स्टडी से कि एनालिसिस कैसे करते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगी, ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ इसलिए शेयर किए गए हैं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक अपना सेटअप बनाते हैं, टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं और अपने बाय सेल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे आज की स्टडी को लेके आपने अपनी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, लेकिन इससे आप एक लर्निंग जरूर ले सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपना सेटअप बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.